हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाई रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन और इनके माध्यम से हमने जो है लगभग 19 संविधान संशोधन को हमने लिया है और इस वीडियो के माध्यम से उनको हम पढ़ने वाले हैं। और जितने भी मैंने संविधान संशोधन लिए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को अपनी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं एवं ये प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश से ली गई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमारे संविधान में जो है संविधान संशोधन होते हैं। और ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमारे भारतीय संविधान में जो भी महत्वपूर्ण संविधान एवं संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। एवं ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। तो अब हम अपने जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको प्रारंभ करते हैं। यदि बात करें तो सबसे पहला जब हमारा देश में जो है भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। तो इसके अगले साल ही 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हो गया। और नौवीं इसमें मतलब विशेष बात क्या थी? तो इधर मैंने जो है संशोधन वर्ष लिखे हुए हैं कि कौन सा संविधान एवं कौन सा वर्ष में ये संविधान संशोधन हुआ था, और इधर मैंने विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो इनके माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे मूल संविधान में आपने पढ़ा हो कि 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जो है जो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई थी। और इसमें इस 9वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान रखे गए थे, जैसे भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान रखे गए थे और इनके विरुद्ध हम कानूनी समीक्षा नहीं कर सकते थे। अर्थात इनमें ऐसे प्रावधान रखे गए थे भूमि सुधार से संबंधित जिनको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। तो ये था प्रथम संविधान संशोधन 1951 की जो है विशेषताएं। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान रखे गए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन की तरफ। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये 7वां संविधान संशोधन था और ये 1956 में हुआ था। इसमें क्या था कि राज्य के वर्गों की समाप्ति। जैसे बात करते हैं हमारा जो देश है भारत में जो भी राज्य थे उनको ABCD के माध्यम से जोड़ा गया था। जैसे का वर्ग के राज्य, खा वर्ग के राज्य, गा वर्ग के राज्य, घा वर्ग के राज्य, इस प्रकार से राज्यों को रखा गया था। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 था, इसके माध्यम से जो राज्य के वर्गों की समाप्ति कर दी गई। जो ABCD करके राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और उसके बाद 14 राज्य एवं 6 यूनियन टेरिटरी अर्थात 6 केंद्रशासित प्रदेशों को निर्माण किया गया था। तो 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। और इसमें एक प्रावधान और किया गया था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई थी। जैसे 2 राज्य होते हैं और जैसे बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं और बात करें तो 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो 25 न्यायालय हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। तो कुछ जैसे 25 एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था वैसे की जाती है, लेकिन जब कुछ राज्य ऐसे हैं जो छोटे होते हैं तो उनके प्रशासन को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर रख दिया जाता है। जैसे गोवा का प्रशासन है वो उसे हम जो महाराष्ट्र का जो भी उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे राज्य के आधारित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासन को जो है बड़े राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत उनके प्रशासन को रख दिया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था जो की गई थी वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत की गई थी। तो ये थी इसकी विशेष बातें। और नेक्स्ट है हमारा 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें लोकसभा की जो सीटें थी, लोकसभा की सीटें पहले 525 हुआ करती थी और इनको बढ़ाकर 545 इनको कर दिया गया था।
तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इसका ये महत्वपूर्ण प्रावधान था 31वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 36वां संविधान संशोधन 1975। अब ये 36वें संविधान संशोधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सिक्किम जो राज्य था, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया और इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्किम को जो है हमारे भारत में कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से 22वें राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। अब नेक्स्ट है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये तो समझो BBI समझ लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए देखो मैंने यहाँ पर विशेषताओं में लिखा है क्योंकि ये बहुत ही सभी संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो यही हो जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु संविधान किसे कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही कहा जाता है। और इसमें ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जो मूल कर्तव्य थे वो हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो मूल कर्तव्य थे उन्हें भाग 4 का में रखा गया था, भाग 4 का में। और अनुच्छेद के माध्यम से देखें तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। और आगे बात करते हैं, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना जो थी हमारी प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल कहते हैं, तो उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। ये कई बार पूछे भी आ चुके हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है शब्दों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो यही आ जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट प्रावधान क्या था इसमें कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाद, जैसे बात करते हैं संसद केंद्र में, ठीक है, संसद केंद्र में और उसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जब और तीसरा जैसे राष्ट्रपति मान लेते हैं हम, तो लोकसभा से कोई भी विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा से भी कोई विधेयक पारित हो जाता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास जब आता है तो राष्ट्रपति के पास पहले ये शक्ति होती थी कि वह एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते थे। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जो भी विधेयक आएगा उसको सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि अगर इन दोनों सदनों से पारित होकर आया तो इन्हें जो है उस पर हस्ताक्षर करने ही करने होंगे, तो ये बात कर दिया गया। और इससे पहले की बात करें तो जो 1976 से पहले की यदि बात करें तो भी ये व्यवस्था थी कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते थे। लेकिन बाद में ये जो पुनर्विचार की व्यवस्था थी इसको 44वें संविधान संशोधन जो हमने आगे पढ़ेंगे उसके माध्यम से फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया और पुनर्विचार की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह आपातकाल की स्थिति थी, इसलिए ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए थे। हम पढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट है प्रावधान कि लोकसभा में विधानसभा में क्या था कि जैसे लोकसभा केंद्र में होती है, केंद्र का निम्न सदन अगर पूछा जाए, केंद्र में जैसे संसद है तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। और विधानसभा जो है वो विधानमंडल अर्थात जो राज्यों में विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। तो लोकसभा में विधानसभा का जो कार्यकाल था उसे 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपातकाल के समय का संविधान संशोधन है, इसलिए इसमें नए नए प्रावधान किए गए थे। तो लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे क्या था इसमें शिक्षा है, वन जीव है, नाप तौल, जो इस प्रकार के जो है विषय थे इनको समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिया गया। ये पहले इनकी बात करें तो ये राज्य के पहले थे, राज्य सूची के विषय थे, बाद में इन्हें समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। शिक्षा, वन्यजीव, नापतौल और भी आदि विषय थे जिनको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन।
इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। और लोकसभा एवं विधानसभा की जो कार्यकाल था, इसे लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन जो है वो हर 5 वर्ष होने के बाद जो है चुनाव होता है। तो 5 वर्ष से 6 वर्ष यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल आदि संबंधित सूची में जोड़ दिए गए थे। और नेक्स्ट क्या था, संसद और विधानमंडल। केंद्र में होती है संसद और राज्यों में होते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में कोरम व्यवस्था जो थी उसे समाप्त कर दिया गया। जो मैंने एक मैराथन वीडियो डाली थी लगभग 400 प्लस वाली, उसमें मैंने इस बात को भी बताया था कि संसद और विधानमंडल में कोरम व्यवस्था क्या होती है। तो कोरम व्यवस्था ये होती है कि टोटल का 1/10 अगर सदस्य संसद, जैसे संसद की बात करें तो संसद में अगर जैसे टोटल 100 सदस्य हैं, ठीक है, तो 100 का अगर 1/10 सदस्य संसद के सदन में मौजूद हैं तो वह जो है बैठक वैलिड मान ली जाती है। और यदि 1/10 से कम है तो वह बैठक जो होती है वैलिड नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें जो है कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात 100 का 1/10 निकालोगे तो 10 आएगा। अर्थात 10 से अगर 9 व्यक्ति भी मौजूद हुए तो भी कोरम व्यवस्था मतलब कोरम व्यवस्था जो समाप्त ही कर दी गई, तो इसमें कितने भी सदस्य आए उस व्यवस्था को उस बैठक को वैलिड मान लिया जाएगा। इसीलिए इसमें कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कोरम व्यवस्था है फिर से पुनः दूसरे जो 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला है, इसमें फिर से इसको वापस लाया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है उसको समझ लेते हैं। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था कि लोकसभा और विधानसभा में जो है पुनः 5 वर्ष जो है कार्यकाल किया गया था। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन इसमें पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान क्या था, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव को एक बार, मैंने जो बताया था आपको कि पहले राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए एक बार जो है भेजने की शक्ति फिर से प्राप्त कर दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। नेक्स्ट क्या था, इसमें कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। तो कोरम व्यवस्था जो थी, जैसे 1/10 सदस्य होना मौजूद हो, अगर जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 550 है। 550 का अगर 1/10 आप निकालोगे तो 55 आएगा। तो 55 व्यक्ति अगर मौजूद हैं तो इसे ही कहते हैं कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था ये है कि 55 से अगर कम सदस्य हुए तो कोरम व्यवस्था मतलब तो है कोरम व्यवस्था वैलिड नहीं होती। लेकिन 55 सदस्य से अगर ऊपर है तो इसे ही कहते हैं कोरम व्यवस्था। ठीक है, 1/10 सदस्य होना चाहिए तो कोरम व्यवस्था इसे ही कहा जाता है, 1/10 सदस्यों को। नेक्स्ट जो है इसमें क्या प्रावधान था कि संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है इसे समाप्त कर दिया गया, और ये पहले एक मूल अधिकार था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, और ये पहले जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। और इसे अनुच्छेद 300 का के तहत इसे जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 का, अगर आपसे पूछा है कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 300 का में है। नेक्स्ट प्रावधान क्या था कि राष्ट्रीय आपात, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, ये आंतरिक अशांति के तहत भी पहले लग जाता था। जैसे 1975 में जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपात लगा दिया था। लेकिन इस शब्द को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, ऐसा क्यों जोड़ा गया? क्योंकि सशस्त्र विद्रोह का अर्थ होता है कि शस्त्र एवं अस्त्र के साथ जब तक किसी देश में, हमारे भारत में विद्रोह नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत नहीं लगाया जाएगा। अगर आंतरिक अशांति शब्द जो था, पहले इसमें आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन अब इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो ये भी अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रावधान क्या था कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था
जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और वर्तमान में भी यही सुविधा मतलब चल रही है कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त या निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ये थे इसमें प्रावधान कि लोकसभा में विधानसभा को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना जो है फिर से व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया था। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रीय आपात में आंतरिक शांति की जय सशक्त विद्रोह जोड़ा गया था। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था कि इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जैसे बात करें जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो 10वीं अनुसूची जो थी इसको जोड़ा गया था क्योंकि जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई थी और इसमें कुछ प्रावधान जैसे दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था। दल बदल जो प्रावधान थे इसमें जोड़े गए थे कि चुनाव से पहले जो गुटबंदी हो जाती थी कि कोई भी पार्टी का सदस्य होता था वो दूसरी पार्टी में कूद कर पहुंच जाते थे। तो इसलिए इस प्रावधान को जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। और दल बदल अगर आप चुनाव से पहले जिस पार्टी में जाते हैं तो उसी पार्टी के सदस्य रहेंगे और अदरवाइज अगर आपने दल छोड़ा तो चुनाव जीतने के बाद आप दोबारा उस पार्टी में नहीं आ सकते। इसके बाद जो है 56वां संविधान संशोधन 1987 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था कि गोवा जो है गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया और इस हमारे भारत में 25वें राज्य के रूप में जोड़ा गया था 56वें संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से। और पीछे हमने पढ़ा है कि सिक्किम जो था उसको 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन इसमें 56वां संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 61वां संविधान संशोधन 1989। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब इसमें क्या था कि जैसे लोकसभा होता है जो संसद है हमारी केंद्र में, केंद्र का जो है निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है और राज्य का हम पहले भी बात कर चुके हैं तो आपको बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि विधानसभा और लोकसभा क्या होते हैं। तो विधानमंडल होते हैं राज्य में और केंद्र में है संसद। तो संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और जो राज्यों में विधानमंडल होते हैं उनका निम्न सदन विधानसभा होता है। तो इन दोनों ही निम्न सदनों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति होगा जो 18 वर्ष का हो जाएगा उसे मतदान करने की जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अगर 18 वर्ष के आप हो गए तो आप मतदान कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, अनुच्छेद 326 जो है मतदान का जो है राजनीतिक अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को जो भी भारत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991। तो इसमें क्या कहा है कि दिल्ली जो है जैसे दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया। अब वर्तमान में देखा जाए तो भारत की जो राजधानी है राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को माना गया है और ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत इसको जो है बनाया गया था राजधानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसको जोड़ा गया था और वैधानिक दर्जा दिया गया था इसी संशोधन माध्यम के तहत। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें 2-3 प्रावधान थे उसको समझ लेते हैं। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि जैसे दिखा देता हूँ मैं, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या था 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी अनुसूची के तहत 29 कार्यक्षेत्र दिए गए पंचायतों को, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची थी इसी में पंचायती राज व्यवस्था को जो है जितने भी प्रावधान थे इसी अनुसूची में रखे गए थे।
और इसमें क्या था कि भाग 9 जो था, भाग 9 भी जोड़ा गया। तो आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाग 9 कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो यही होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसी के माध्यम से। और पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया, तो यही होगा। तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था, तो इसमें शहरी स्थानीय निकाय, यदि शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, जो शहरों में नगर पालिका होती हैं उनकी बात हो रही है, तो शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें क्या था कि इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं जोड़ी गई थी। तो जो शहरी स्थानीय निकाय थे, अर्थात नगर पालिकाओं का चुनाव वगैरह होता था, तो उनको 12वीं अनुसूची में ये सभी प्रावधान रखे गए थे, 12वीं अनुसूची में रखे गए थे। और इसमें 18 कार्य क्षेत्र जो है नगर पालिकाओं को दिए गए थे। तो और इसमें जो ग्राम पंचायतें वगैरह थी, पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। मतलब जो 29 कार्य वगैरह होते थे उनको पंचायतों को दिए गए थे 29। और जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनको 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे, इसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और इसमें जैसे जो 73वां था, अगर इसके माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। इसमें 11वीं जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतों के बारे में रखा गया था, इसमें नगर पालिका या शहरी स्थानीय निकायों को। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था, इसमें भाग 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो आगे है हमारा उसको समझ लेते हैं। इसमें 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से जो है प्रावधान रखे गए थे। 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। जैसे यदि बात करें हम, तो वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 500, जैसे जो अधिकतम संख्या है वो 550 है। ठीक है, 550 वर्तमान में सदस्य संख्या है। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की लगभग हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हो जाती है 403 सीटें इसमें उत्तर प्रदेश में हैं। तो लगभग इसमें भी लगभग 500 सीटें ही, इसमें 500 सीटें रखी जाती हैं विधानसभा में। तो जो विधानसभाओं की सीटें हैं वो लगभग 500 से अधिक नहीं हो सकती, और जो लोकसभा की सीटें ये 550 से अधिक नहीं हो सकती। तो इसमें यही प्रावधान कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। इससे ऊपर कोई भी जो है सीटें किसी भी राज्य को नहीं दी जाएंगी। तो ये प्रावधान किया गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसमें क्या था। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, इसमें दो तीन प्रावधान रखे गए थे, और ये बहुत ही BBI है, बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक। इसमें रखा गया था जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है, और इसे अनुच्छेद 21 को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो अनुच्छेद 21 में प्रावधान रखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो यह उनका एक मौलिक अधिकार है। तो ये ऐसी संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसमें प्रावधान रखे गए था। नेक्स्ट था कि अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 आपको पता है एक नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद है। तो क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो 36 से 51 के बीच हैं, और ये 45 पड़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है उनके अभिभावक एवं माता पिता उनको जो है शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। तो ये उनका कर्तव्य होगा, इस प्रकार से कहा गया है इसमें। नेक्स्ट था इसमें कि अनुच्छेद 51 का जो है, इसके अंतर्गत आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य रखे जाते हैं। तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से रखा गया है। तो इसमें ये तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसमें क्या गया, इसमें भी यही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा माता पिता दिलवाएं, ये उनका कर्तव्य होता है। तो ये प्रावधान कहा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य में। और जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को कहा जाता है शिक्षा का मौलिक अधिकार। और ये तीनों प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से रखे गए थे। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं
कि नेक्स्ट में हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद, जैसे मंत्रिपरिषद जो होती है, जैसे केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होती है और राज्य में भी, कि अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे निम्न सदन होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, इसमें जैसे जो लोकसभा होती है, केंद्र में निम्न सदन की बात करें तो हो जाता है लोकसभा, और राज्य की अगर बात करें तो निम्न सदन हो जाता है विधानसभा। तो लोकसभा एवं विधानसभा ये दोनों ही निम्न सदन होते हैं, ये केंद्र का और ये राज्य का। इन दोनों के सदनों के जो इनमें जैसे लोकसभा सदन है, तो लोकसभा के टोटल सदस्यों के टोटल जो सदस्य होते हैं उसके 15% से अधिक लोगों को मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये प्रावधान कहा गया था इस संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में जो है 15% से अधिक लोगों को नहीं बनाया जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनमें मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार अगर ना समझ में आया, कि जैसे निम्न सदन है लोकसभा में 100 लोग हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में केवल 15% लोग ही मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्री बनाए जाएंगे, बाकी लोगों को नहीं बनाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर विधानसभा है तो विधानसभा के 100 लोग हैं जैसे, तो 100 लोगों में से केवल 15% लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे और बाकी लोगों को केवल ऐसे ही रखा जाता है, 15% से अधिक लोग नहीं बनाए जाएंगे। जो मंत्री होते हैं जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सॉरी 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जैसे मैथिली, बोडो, डोंगरी और संताली। ये 4 भाषाएं जो थी ये जोड़ी गई थी, और इनके बाद जो है हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हो गई। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं ही हैं। और जैसे मैथिली, बोडो, डोगरी, संताली, इनमें से कोई भी ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि मैथिली जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो मैथिली, बोडो, डोगरी, संताली, और इन्हें किन अनुसूची में जोड़ा गया था, तो 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैसे संशोधन अधिनियम 100वां संशोधन अधिनियम 2015, ये 100वां हुआ था 2015 में हुआ था, और इसमें क्या था कि बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया था। बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र को जो है हमारे भारत में जोड़ा गया था और हमारे भारत से कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया था, तो इसमें आदान प्रदान हुआ था भूमि का। तो यही कहा गया है 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है उसको समझते हैं। जैसे 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीएसटी को लाया गया था। तो जीएसटी क्या थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेवा जैसे कब बात करते हैं, जो जैसे कुछ गुड्स क्या होता है, जैसे गुड्स एवं सर्विस टैक्स इसे कहते हैं। और 1 जुलाई 2017 को, जैसे ध्यान नहीं आ रहा था, इसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से जीएसटी को जोड़ा गया था, और जीएसटी क्या था, एक टैक्स प्रणाली थी। तो इसके माध्यम से टैक्स को हमारे देश में जो है प्रक्रिया को थोड़ा बदला गया था। पहले थोड़े और प्रावधान थे, लेकिन इसके माध्यम से जीएसटी के माध्यम से नए प्रावधानों को जोड़ा गया था, और वस्तु एवं सेवा पर लगने वाले कर थे, इसे ही कहा जाता है जीएसटी। और ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। जैसे 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था कि लोकसभा में और विधानसभा में ये दोनों से प्रावधान जैसे बात करते हैं। लोकसभा में 2 व्यक्तियों, जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनको अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत करते थे। और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन जो होते थे, आंग्ल भारतीय, जैसे हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को
अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को जो है राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत मनोनीत करते थे। तो ये थे प्रावधान, लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले देखा जाए तो 545 सीटों पर चुनाव होता था, लेकिन अब जो है 543 सीटों पर चुनाव होगा। और पहले इनमें से 543 सीटों पर चुनाव होता था एवं 2 एंग्लो इंडियन जोड़े जाते थे, लेकिन अब जो है इनको हटा दिया गया। तो अब जैसे प्रावधान होंगे, अगर 545 पर पूरी सीटों पर चुनाव होगा तो उस प्रकार से जो है अब 545 सीटों पर पूर्ण रूप से चुनाव होगा। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रावधान इसमें एक और जोड़ा गया था कि लोकसभा एवं विधानसभा में जो एससी होते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब, एससी मतलब अनुसूचित जाति एवं एसटी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया था। तो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया अनुच्छेद 334 के तहत। तो इसमें 2 प्रावधान थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की सुविधा समाप्त कर दी गई और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की सुविधा समाप्त कर दी गई। तो ये थे हमारे 19 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें और अपने जो सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं इनको कंठस्थ कर लें और इनका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।